हद हो गई ये हरियाणवी वाले, उल्टी खोपड़ी के होते हैं ये। बिना मेरी पूरी बात सुने मुझसे लड़ने लगी। आखिर ये खुद को समझती क्या है? माँ, पर आज आंटी आपसे लड़ नहीं रही थी, वो तो आपकी ही साइड थी। लग तो नहीं रहा था। मान की खड़ी बोली होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे लड़ रहे हैं। वो प्यार से भी बोलते हैं तो लगता है जैसे डांट ही रहे हो। अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पता नहीं तुझे हरियाणवी लोगों से इतना प्यार क्यों है, जब देखो उनकी तारीफ करता रहता है। शोभा को हरियाणवी लोग ज़रा भी पसंद नहीं थे। तो वहीं दूसरी ओर अरुण कीर्ति नाम की एक हरियाणवी लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। आज ऑफिस के बाद अरुण कीर्ति से मिलने जाता है। माफ़ करना कीर्ति, थोड़ा सा लेट हो गया। ऑफिस से तो मैं जल्दी निकल गया था, पर ट्रैफिक ने लेट करवा दिया। रहन दे तू, तेरा रोज का काम है यो। ये मैं जाऊँ खुद से बात कर लिए, वैसे भी तेरी बस की कुछ ना है। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग तो रहा हूँ ना, इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? वैसे एक बात कहूँ, जब तुम नाराज़ होती ना और अपनी भाषा में मुझे भला बुरा सुनाती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सच को है? जा, मैं ना मानती, तू यूं ही माखन लगावे हैं। अब अरुण कीर्ति को मनाने के लिए उसकी तारीफ करने लगता है और कीर्ति उसकी बात में फंस जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अरुण और कीर्ति छुप छुप कर मिलते रहते हैं। पर एक दिन कीर्ति के घर वाले उसे अरुण के साथ मिलता जुलता देख लेते हैं, जिसके बाद कीर्ति के घर वाले कीर्ति पर कुछ पाबंदियां लगा देते हैं। क्या है उस छोरे में को तू उसने अपना दिल दे बैठी? माँ, मेरे तो ये बात मत ना किया कर। जब मैं कह रही हूँ वो बहुत ही चोखा लड़का है तो मान क्यों नहीं जाती? एक बार मेरी खातिर मिलकर तो देख उससे। तो कहन लाग रही है इसलिए मान जाऊँ हूँ, पर मेरी भी बात कान खोल के सुन कि अगर छोरा सही ना लगा मैंने तो उसने भूल जाइए। जैसे तैसे कीर्ति अपनी माँ को मना लेती है और अरुण से मिलवाती है। कीर्ति की माँ को भी अरुण बहुत अच्छा लगता है और वो शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए अरुण की माँ से मिलने की बात करती है। पर अरुण की माँ को तो हरियाणवी लोग ज़रा भी पसंद नहीं थे, इसलिए अब अरुण थोड़ा सा समय मांग लेता है और अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। क्या तुझे एक लड़की पसंद है और तूने अभी तक अपनी माँ को बताया नहीं? कौन है वो लड़की? चल जल्दी से बता ताकि मैं तेरी शादी करवा सकूं। माँ, उसका नाम कीर्ति है। आप उसकी भाषा सुनकर उसे मना मत कर देना। दरअसल ना वो हरियाणवी है, पर वो बहुत दिल की अच्छी है माँ। क्या हरियाणवी लड़की? फिर तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। तू जानता है ना बेटा, मुझे हरियाणवी लोग पसंद नहीं है, ना उनका बोलने का ढंग और ना ही रहने का सलीका। वो लड़की तो बातों से ही मुझे मार कर खा जाएगी। ना बाबा ना, मैं तेरी शादी हरियाणवी लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। माँ, अगर आप मेरी शादी कीर्ति से नहीं कराओगी तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारा रहूँगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। बेचारी शोभा अपने बेटे के सामने मजबूर हो जाती है और ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की शादी कीर्ति से करवा देती है। शादी के बाद कीर्ति घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ये देखकर शोभा को कीर्ति पर गर्व होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, ए माँ, चाय पी ले, तेरे लिए चलाई थी। अब बताई, तबीयत तो ठीक से ना तेरी? घुटनों में तो दर्द ना है ना? घुटने में तो दर्द नहीं है बहू, पर तेरी ऐसी लठमार भाषा सुनकर ना दिल को बहुत चोट पहुंचती है। मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है और तू मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही है, पर तेरी भाषा से ऐसे लगता है जैसे मेरे गालों पर तमाचा मार रही है। अरे तू हिंदी क्यों नहीं बोलती मेरी तरह? हिंदी बोलन की कोशिश करूँ माँ, पर क्या करूँ, हिंदी बोलते बोलते अपनी भाषा आ जावे हैं। अरे चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। शोभा तो कीर्ति को बहू के रूप में अपना लेती है, पर शायद कीर्ति की भाषा अब अरुण को अच्छी नहीं लगती। अब अरुण हमेशा ऑफिस से रात को लेट घर आता। बेचारी कीर्ति अरुण का इंतजार करते करते भूखी सो जाती। ऐसे ही एक रात, मैं देखूं आजकल तो बहुत बसी रह लग रही है। ऐसा भी कौन सा काम आ गया तेरे ते जो इब तेरे पास मारे लिए भी टाइम ना से? कीर्ति, मुझ पर शक करना बंद कर दो, और अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो प्लीज मुझसे थोड़ी तमीज से बात किया करो। मुझे तुम्हारी ये लठमार भाषा पसंद नहीं है। पहला तो थारे को मारी यो भाषा घनी पसंद थी, इब क्या हो गया? तेरे ते कोई और मिल गई क्या?
देखो कीर्ति, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से और मुझे काम करने दो। अब कीर्ति रोती हुई वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ अरुण का बर्ताव भी कीर्ति के लिए काफ़ी बदल जाता है। ऐसे ही एक दिन, कितने जावे हैं, लंच तो ले जा। मुझे तुम्हारे हाथ का बना कुछ नहीं खाना। क्या हुआ बहू, तेरे और अरुण के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? माँ इतने के बताओ, कुछ ना ठीक चल रहा है हमारे बीच। अब कीर्ति सारी बात शोभा को बताती है। शोभा को भी अब अरुण पर शक होने लगता है और इसलिए शोभा अपने बेटे का पीछा करती है। वो देखती है कि उसका बेटा ऑफिस में जाकर किसी लड़की के साथ होटल गया है और अब रात को जब अरुण घर आता है। अरुण बेटा, वो लड़की कौन है जिसके साथ तू होटल गया था? झूठ मत बोलना। मैंने आज पूरा दिन तेरा पीछा किया और तू पूरा दिन उस लड़की के साथ था। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? सच सच बताइए, थारी जिंदगी में मारे अलावा कोई और आ गई ना? अब आप दोनों को सब पता चल ही गया तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। हाँ, अब मुझे कीर्ति पसंद नहीं है और ना ही उसकी भाषा। माँ तुम सही कहती थी, ये हरियाणवी लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपनी चलाते रहते हैं। मैं कीर्ति से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ ताकि मैं नेहा से शादी कर सकूँ। अरुण, शादी कोई गुड्डा गुडिया का खेल नहीं होता। जब दिल करा खेल लिया, जब दिल करा छोड़ दिया। मेरे घर की बहू कीर्ति है और वही रहेगी, पर मैं कीर्ति को अपनी बीवी अब नहीं मानता। इतना बोलकर अरुण वहाँ से चला जाता है। अरुण का असली रूप देखकर कीर्ति पूरी तरह से टूट जाती है और अरुण का ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे यकीन नहीं होता कि अरुण ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, पर उसकी सास उसका साथ देती है और अगले दिन अरुण नेहा को घर ले आता है। अरुण, तुम तो सच में बहुत अमीर हो। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा अमीर और अच्छे निकले। तुमने मेरे लिए अपने घर वालों से फाइट की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं हार नहीं मानने वाली। अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी कि हरियाणवी कैसे होते हैं। हाँ नेहा, तुम इसे अपना ही घर समझो। इतना बोलकर अरुण नेहा को पूरा घर दिखाता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। अब अरुण तो काम के लिए चला जाता है, पर कीर्ति नेहा को बहुत परेशान करती है। ए छोरी, जब तक तेरा आदमी नहीं आ जाता तब तक तू इस घर के काम करेगी। तुझे नहीं पता, इस घर की असली बहू मैं हूँ और तेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियों को हर महीने वो घर लेकर आता है। तुम जैसी लड़कियों को ना अपनी गर्लफ्रेंड कहता है, पर असल में होती है तुम मुफ्त की नौकरानी। चलो अपने काम पर लगो। क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई काम नहीं करने वाली। काम तो तेरा बॉयफ्रेंड और बाप भी करेगा। अब कीर्ति नेहा का हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उससे घर के सारे काम करवाती है। ये सब देखकर नेहा एक पल भी उस घर में नहीं रुकती और वहाँ से भाग जाती है। शाम को जब अरुण ऑफिस से आता है और उसे पता चलता है कि कीर्ति ने नेहा को परेशान करके भगा दिया है, तो वो कीर्ति पर हाथ उठाने जाता है, पर कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने पति को ही एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, भूल गया कि मैं कौन हूँ? और एक बात, मेरे होते तो इस घर में किसी भी गैर औरत को नहीं ला सकता। अगर तूने अब ऐसी कोई हरकत करी ना तो मैं तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को जेल भेज दूंगी। बहू, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो कीर्ति, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये पहली और आखिरी बार तुम्हारी गलती माफ़ कर रही हूँ। अगर फिर कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की या मुझसे तेज़ बनने की कोशिश की ना तो इस बार की दी हुई धमकी सच हो जाएगी। मुझे लाचार और कमज़ोर औरत समझने की कोशिश मत करना। कीर्ति का असली रूप देखकर अरुण भी घबरा जाता है, जिसके बाद वो फिर कभी अपनी बीवी के खिलाफ जाने की सोचता भी नहीं और इस तरह से कीर्ति अपने पति को लाइन पर ले आती। वैसे तो संध्या को ससुराल में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे देख देख कर संध्या को परेशानी होती रहती। अरे कमला जी, आप तो कुछ खाती ही नहीं है। देखिए, ये रसमलाई आपके लिए खास लेकर आए हैं हम। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना, कितना खिलाएंगे, पेट भर गया मेरा। अरे ऐसा कैसे पेट भर गया? नहीं 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 नहीं, एक रसगुल्ला मेरे नाम का खाना ही पड़ेगा। संध्या के सास ससुर आपस में बात कर रहे थे कि वहां संध्या आ जाती है। पापा जी, माँ जी, खाना लग गया है। अच्छा बहू, हम लोग अभी आ रहे हैं। अच्छा बहू, वो सुबह मेथी का साग लेकर आया था, वो बनाया है ना? क्या है कि तुम्हारी सास को वो साग बहुत पसंद है।
अरे नहीं नहीं, साग को साफ करने में बहुत वक्त लग जाता है, आप रहने ही दीजिए, कुछ और खा लेंगे। नहीं नहीं माँ जी, मैंने साग ही बनाया है, पापा ने मदद करवा दी थी साग को साफ करवाने में। हाँ, मैंने बहू की मदद करवा दी थी। मैं भी जानता हूँ वो थक जाती है अकेले सारा काम करके। संध्या खाना लगाने बाहर चली जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, एक मेरे ससुर है जिनकी आशिकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और एक है मेरे पति, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। घर में रहने से तो पता नहीं कितनी बड़ी एलर्जी है उनको। बहू, लाओ मैं भी खाना लगाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दोनों ससुर बहू मिलकर खाना लगाते हैं और सास के साथ खाना खाते हैं। फिर शाम को, बहू, मैं तुम्हारी माँ को लेकर पार्क में बैठा हूँ, उन्हें थोड़ी ताज़ी हवा में बैठने का मन था। ठीक है पापा जी, शाम को क्या खाना है ये बता दीजिए। वही पनीर की भुर्जी बेटा, कमला को पनीर पसंद है ना। सास ससुर वहां से चले जाते हैं। संध्या सीधा अपनी सहेली को फोन लगाती है। क्या कर रही है, बड़ी जल्दी याद आ गई तुझे? अरे नहीं रे, थोड़ा फ्री थी तो सोचा तुझसे बात कर लूं, फिर तो रात के खाने की तैयारी करनी होगी। अरे सुना है तेरी सास का तेरे ससुर बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ, वो माँ चल नहीं सकती ना, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तब से पापा उनका पूरा ख्याल रखते हैं। ओ, सास चल नहीं सकती मतलब पूरी डिपेंड। यार तू तो अकेली किचन में खटती रहती होगी। अरे नहीं ना, मैं क्यों खटूंगी, पिताजी पूरी मदद करवाते हैं मेरी। मुझे तो ये भी नहीं सोचना पड़ता कि बनाना क्या है, क्योंकि जो बनाना होता है पापा बाजार से जाकर लाकर धोकर सुखाकर काट कर दे देते हैं मुझे। अरे वाह जी वाह, मजे हैं तेरे तो, ससुर बीवी के गुलाम। तब तो तेरा पति भी तेरे आगे पीछे घूमता होगा, आखिर बाप पर ही तो जाता है ना बेटा। संध्या सहेली की बात सुनकर शांत हो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे पिछले 2 दिनों से तो उसके पति ने उसे फोन भी नहीं किया, रात में बस एक गुड नाइट का मैसेज। अच्छा सुन, लग रहा है पापा मम्मी आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। रात का सारा काम निपटाकर संध्या पति को, जो कि दूसरे शहर में बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया होता है, उसे कॉल करती है। क्या कर रहे हो? बस सोने जा रहा हूँ, आज सारा दिन काम कर करके कमर ही टूट गई। थोड़ी देर फोन पर ही बात कर लेते ना। अरे नहीं नहीं संध्या, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तुम भी सो जाओ। संध्या फोन रखकर सोने ही वाली होती है कि ससुर की आवाज कान पर पड़ती है। अरे बेटा संध्या, मैं और तेरी माँ टीवी देख रहे हैं, आवाज तेज लगे तो बता देना, तेरी सास को अमिताभ की फिल्म देखने का मन कर गया है। अरे नहीं नहीं, बंद कर दो ना टीवी, बहू को नींद आ रही होगी। नाना माँ जी, मैं भी किताब पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिए। थोड़ी देर में सास आवाज देती है। बेटा संध्या, जरा सुनना तो। संध्या सास के पास जाती है, जहाँ ससुर जी सो चुके होते हैं। देखना बेटा, तेरे पापा सो गए और टीवी चलते ही रहने दिया, तू जरा बंद कर दे। अब मैं तो, अरे माँ कोई बात नहीं, बंद कर देती हूँ ना टीवी। संध्या टीवी बंद करके कमरे में जाती है और सोचती है कि कैसे पिताजी को नींद आ रही थी, उन्हें टीवी देखने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सास की खुशी के लिए टीवी देख रहे थे। संध्या को नींद आ जाती है। अगले रोज पति भी शहर से लौट आता है। संध्या खुशी से उसे खाना देती है, लेकिन वो कागज में ही व्यस्त रहता है। शाम को, सुनिए जी, कल हम लोगों की शादी को 1 साल हो जाएगा। हाँ हाँ पता है, पैसे ले लेना और कार्ड भी, जो खरीदना है खरीद लेना। संध्या को पति की बात पर गुस्सा आता है। खरीद लेना मतलब? सब कुछ है मेरे पास, आप साथ चलिए ना। अरे कैसी बात कर रही हो, मेरे पास काम है, मैं नहीं जा सकता। पति ये कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन संध्या को उसकी बात पर रोना आ जाता है। तभी संध्या की सहेली का फोन आता है। अरे संध्या, तेरी आवाज तो बहुत भारी लग रही है, रो रही थी क्या? कैसे बात कर रही है, क्यों रोंगी? नहीं तो। अच्छा, कल तेरी एनिवर्सरी है ना, क्या प्लान है तेरा?
तुझसे क्या छुपाना, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो मर्जी पहनो, जहां मर्जी जाओ, जैसे भी रहो। लेकिन ये अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं है। ना मेरा ख्याल रखते हैं और ना ही समझते हैं। बस पैसे ले लो, चली जाओ जहां जाना है। पिताजी तो माँ को इतना संभाल कर रखते हैं जैसे कि कोई कीमती चीज। लेकिन ये। जैसे ही संध्या ये बोलकर पीछे मुड़ती है, सामने पति खड़ा होता है। वाह, तो सहेली से घर की बुराई कर रही थी। संध्या जल्दी से फोन रख देती है। नहीं नहीं, मैं तो बस बता रही थी कि पापा माँ का कितना ख्याल रखते हैं। तो तुम पापा से मेरी तुलना कर रही थी। किस चीज की कमी रखी है? पैसा, कार्ड, कार सब तो है तुम्हारे पास, क्या नहीं है? आपका साथ। अरे बस करो, जब देखो तब फिल्मी बातें। थक नहीं जाती हो क्या तुम? संध्या रोने लगती है कि तभी पिताजी आ जाते हैं। बेटा, बहू को क्यों रुला रहा है? अरे तुम्हें उसके दिल की बात सुननी चाहिए। तुम उसके दिल की बात सुनते तो वो सहेली से क्यों कहती? और जो गलती मैंने की वो तुम तो मत करो। तुम्हारी माँ ने मुझे इस मकाम पर खड़ा किया और मैंने पूरा जीवन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने जाना कि वो मेरे लिए कितनी जरूरी है। संध्या और उसका पति पिता की तरफ देख रहे थे। सामान पैक कर लो, इस बार एनिवर्सरी बाहर मनाएंगे और घर का खाना पापा बना लेंगे। हरियाणा की रानी की शादी होती है एक सरकारी स्कूल के टीचर राजा से। अरे रानी बिटिया, तूने तो आज बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है, मन खुश कर दिया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़की है, खाना नहीं बनाएगी तो क्या देश चलाएगी? सास को बेटे की बात पर गुस्सा आ जाता है। अरे तो कौन सी बड़ी बात है? राजनीति की पढ़ाई कर रही थी रानी तो शादी के पहले। क्यों रानी? हाँ माँ जी, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। हाँ, फिर करके क्या किया? रोटी सेकी। अरे तेरे तो भाग्य खुल गए जो मारे जैसे छोरे ने शादी के लिए हाँ कर दी, वरना तो। अरे अब चुप हो जा छोरे, बहुत बोल लिया तूने मेरी बहू को। तेरी बहन भी है, सोच ले। रानी को सास पर बड़ा ही गर्व महसूस होता है, लेकिन उसे पति की बात भी सही लगती है कि वो क्या कर रही है। खैर, दिन बीतता है और रानी को एक प्यारा सा बेटा होता है। वो उसको पालने पोसने में लग जाती है, लेकिन कुछ बनने का सपना उसकी आंख में हमेशा रहता है। एक दिन, अरे बहू, ये सीरियल देख, उड़ान, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, ये लड़की कितनी मुश्किल से पायलट बनी। अरे रोज जलील होती है पति से, तू क्यों कुछ बनकर नहीं दिखाती? अरे कैसी बात कर रही हो सासू माँ, अब दुनिया क्या बोलेगी? बच्चे की पढ़ने की उम्र में बहू पढ़ने जा रही है। हैरी छोरी, दुनिया की तो क्या परवाह करनी। तेरे ससुर के जाने के बाद मैंने खेतों में काम किया, फिर मैं खाने का ढेला लगाती थी, तब जाकर बच्चे पाले हैं। तू तो पढ़ी लिखी है, सोच तो। सास बोलकर मुड़ ही रही होती है कि रानी उसे गले लगा लेती है। अरे अरे, क्या हो गया छोरी? बहू को छोरी बोलकर कुछ बनने को बोलती हो? आपके जैसी सास भगवान सबको दे। मेरे तो माँ बाप ने भी ना सोचा इतना। अरे छोरी के माँ बाप को तो शादी की चिंता रहती है, लेकिन सास ससुर का फर्ज है कि बहू की काबिलियत को पहचाने। तू अब कुछ करने की, कुछ बनने की सोच। बता दे कि लड़की देश कितना अच्छा चलाती है। अब क्या था, रानी को सास का साथ मिलता है और वो ठान लेती है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगी। लेकिन बच्चा? अरे मैं जिंदा हूं, अभी पोते को संभाल सकती हूँ। लेकिन माँ, घर के काम के साथ बच्चा पालना कोई आसान काम नहीं है। या तो घर का काम देख लो या बच्चा। सिविल सर्विसेज की परीक्षा आसान नहीं है। तभी रानी की माँ का फोन आता है। रानी, तेरी भाभी घर छोड़कर चली गई है, साथ तेरा भाई भी चला गया। खाली घर काटने को दौड़ता है, तो कुछ दिनों के लिए आ जाना। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अरे कैसी औलाद है, एक तो मैं अकेली हो गई, घर काटने को दौड़ रहा है, और बेटी है कि खुश हो रही है। अरे माँ, मैं मुन्नी को तेरे पास छोड़ देती हूँ। जब तक तेरा मन करे रख। नानी से ज्यादा प्यार उसे कौन कर सकता है?
अरे तू ऐसा कर दे तो एहसान हो जाए। उसकी तो झलक ही देखकर मन खुश हो जाता है। पास रहेगा तो जिंदगी में कोई दुख ही नहीं रहेगा। बस फिर क्या था। रानी सास के साथ सलाह मशवरा करके बच्चे को माँ के पास छोड़ देती है। बच्चे को देखती है रानी की माँ और घर संभालती है सास और रानी। अरे मेरी कलेक्टर बीवी, लाइट बंद कर दे, नींद आ रही है। लाइट तो अब ना बंद होगी। सोना है तो सो, नहीं तो पल्ले कमरे में चली जा। अरे पूरा गांव हंस रहा है तुझ पर, लेकिन तू और माँ इस बात को ना समझोगे। अरे कभी घर से बाहर निकलो तब तो पता चले। निकलेंगे, घर से बाहर भी निकलेंगे, लेकिन वक्त आने पर। राजा रानी पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। अगले रोज सास को पड़ोसी कहते हैं, अरे सुना है तुम्हारी बहू पढ़ाई कर रही है, घर की रोटी तुम बनाती हो। सही सुना है, हमारी बहू कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही है। अरे लेकिन चाची, बच्चे से कौन सी माँ दूर रहती है। पर क्या कहे, कलयुग इसी को तो कहते हैं। हाँ बेटा, तू भी तो सारा दिन बच्चे को सास के पास छोड़ मोबाइल में गाना देखती रहती है। वो तो बेचारी पढ़ाई के लिए छोड़ रही है बच्चे को। पड़ोसियों को सास से जिस जवाब की उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिलता है। वहीं रानी दिन रात एक करके पढ़ाई करती है। एक दिन, देख रानी, जिद छोड़ दे। कलेक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। इतना आसान होता तो मैं क्यों सरकारी टीचर बनता, सोचा ना तूने? माँ ने तो तुम्हारी कहा था कि तुम भी आईएएस की परीक्षा दे दो। अरे माँ को क्या पता आईएएस क्या होता है। वो तो रट लगा रखी थी कि बत्ती वाली गाड़ी में बैठना। अरे इतना आसान है के? रानी कुछ नहीं बोलती और पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए आंगन में जाती है, जहाँ पड़ोसी अपने बच्चे को खिला रही होती है। अरे रानी, तेरे तो मजे हैं, न घर का काम करना और ना ही बच्चा देखना। पढ़ाई के नाम पर बस ऐश करो, ऐश। अरे इसमें ऐश कैसी? पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाना, समझना और लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। अरे तो तू कौन सा डीएम बन रही है? एक बार में तो कोई डीएम ना बने हैं, पहली बार तो परीक्षा समझने में ही लग जाता है। रानी हताश परेशान हो जाती है। वो माँ को फ़ोन करती है। माँ, मैं मुन्ने को लेने आ रही हूँ। रानी तैयार होकर घर से बाहर निकल ही रही होती है कि सास उसे देख लेती है। अरे रानी, कहाँ जा रही है रे छोरी? माँ के घर मुन्ने को लेने। अरे लेकिन अभी संडे को तो तू मिलकर आई थी ना मुन्ने से। माँ, मैं उसे लेने जा रही हूँ, मुझसे ना होगी ये पढ़ाई लिखाई। इतना आसान ना है माँ डीएम बनना। अरे ये क्या बोल रही है छोरी? क्यों आसान ना है? और जो लोग डीएम बने हैं वो क्या दूसरी दुनिया के होते हैं? माँ सोचो, अगर इतना आसान होता तो राजा ना बन जाते। अच्छा, तो ये बात उसने तेरे मन में डाली है। अरे पता नहीं कैसा पति है। तो तुझे लगता है कि वो क्यों ना बन पाया डीएम है? तो सुन, उसने एजुकेशन के सब्जेक्ट से एमए किया था, फिर पढ़ने में भी खास ना था। जितना पढ़ता था उतने में शिक्षक बन गया, यही बात है। इतना तो आता है कि प्राइमरी को अच्छे से पढ़ा ले, लेकिन उसमें भी घमंड देख उसका। अच्छा माँ, वो तो बोल रहे थे कि। अरे छोड़ ना छोरी, कौन क्या बोले हैं? आज पड़ोसन बोल रही थी कि। हाँ माँ, वो बोल रही थी कि मैं कैसी माँ हूँ। अच्छा, तो तुझे भी बोला? अरे मैंने तो साफ बोला कि। छोड़िए ना सासू माँ, मैं समझ गई। बस फिर क्या था। वो दिन भी आ जाता है जब रानी परीक्षा में अव्वल आती है और सास को बत्ती वाली गाड़ी में घुमाती है। अरे जो सपना मेरा बेटा पूरा ना कर सका वो मेरी बहू ने पूरा कर दिया। वाह रे मारी छोरी।